नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी YouTube की एक और नई वीडियो में। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी और कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। अभी तक हमने 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, जो अब हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एवरेज, औसत। ठीक है, उसका एक लेक्चर खत्म हो चुका है और दूसरा लेक्चर आज है जो हमारी क्लास में कंप्लीट होगा। सेकंड लेक्चर होगा इस चैप्टर का। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो भाई मैं आपसे बोलता हूं कि अच्छे तरीके से हर चैप्टर का बेसिक जरूर पढ़ो। और उस वीडियो में मैंने आपको 30-40 मिनट की वीडियो है बस, और उसके अंदर सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं जितने भी एवरेज के होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब मेरा है जैसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वर्गों का औसत, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर जो मैंने कराए हैं और उसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जाकर पहले देख लीजिए उस वीडियो को, फिर इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखो, आज है हमारा सेकंड लेक्चर एवरेज चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए औसत तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, सारी चीजें। अब देखो इसके क्वेश्चन की बारी है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। मैं उसी तरीके से आपको थोड़े से अरेंज करके सीरीज के अंदर उसी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके धीरे धीरे सारे ही चैप्टर खत्म हो जाएंगे। देखिए, यदि 39, 48, 51, 63, 75 और 83 x तथा 69 का औसत 60 है तो x का मान बताओ। ठीक है, तो आप मुझे बता दो भाई, अगर मैं देखूं तो हम औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, कुल संख्याओं का योग। औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग अपॉन में कुल संख्या। यही होता है भाई औसत का फॉर्मूला। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई, हमें संख्या दे रखे हैं यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये संख्या हो जाएंगी 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69। ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा भाई, कितनी संख्या है ये हमारे पास, ये है हमारे पास 8 संख्या और बराबर में औसत दे रखा है 60। ठीक है जी, समझ में आ गया आप सभी के इतना। ठीक है, चलो देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं उधर कर दूंगा और इन सारों को क्या करूंगा, जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 17, 17 और 3 20, 21, ठीक है, 29 और ये हो गए 38। 38 का कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। हासिल लगे कितने, 3, तो 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14, 14 और 7 21, 21 6 हो जाएंगे 27, 27 5 कितने हो जाएंगे भाई, 32। ठीक है, 32 और 4 हो जाएंगे 36, 36 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, 39 और 3 कितने हो जाएंगे, 42। तो ये आ गया 428 प्लस x। और अपोन में कितना भैया, अपोन में कुछ नहीं, इस सीधे इसकी मल्टीप्लाई उधर ले जाकर कर देंगे, ये आ जाएगा 480। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 480 माइनस 428। भैया x बराबर आ गया कितना, 52। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 52 निकल कर आ गई। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी के या नहीं आया बताओ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15, तद अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो 4 क्रमागत सम संख्या, तो भैया देखो सम संख्या है, 15 उनका औसत है, तो 2 इसके आगे संख्या होंगी और 2 इसके पीछे होंगी। तो आगे क्या हो जाएंगे, 16 और 18, और इससे पहले क्या हो जाएंगे, 14 और 12। तभी तो भैया औसत ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी भैया 16। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या तो क्या आ जाएगी भैया, 16 आ जाएगी निकल कर। पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी भैया 16। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, नहीं आया बताइए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240। ठीक है,
तद अनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी। चलो बताओ, करो इसे, कोशिश करो इसे करने की। आप किस तरीके से करेंगे, आप इस क्वेश्चन को, आप कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, पहले ये कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरीके से आप बना सकते हैं, अपने तरफ से जो दिमाग लगाओगे ना, उसी से होंगे क्वेश्चन के असली सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बताओ कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन। बताओ। देखो आप मुझे बताओ, अगर कोई महीना रविवार से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब 1 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। तो आप सब जानते हैं, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो भाई आप सब जानते हैं, अगर 1 तारीख को रविवार है तो हर 7 दिन बाद रविवार ही आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, हर महीने में, हर हफ्ते में यही होता। अगर आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार होगा। जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से क्या होंगी, उसकी वैल्यू होंगी। अब आप मुझे बताओ, अगर 1 तारीख को रविवार है तो 1 के बाद 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर 29 को होगा। तो महीने में कितने रविवार आ जाएंगे भैया, महीने में आ जाएंगे 5 रविवार, ठीक है। अब हम इतना जान चुके हैं कि भैया महीने में 5 रविवार आएंगे और हर रविवार को 510 लोग आते हैं, और अन्य दिन कितने बच गए भैया, 25 बच गए। उसमें कितने आते हैं, 240। समझ में आ गई बात या नहीं आई। अब बताओ, आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2550, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भैया कितना आ जाएगा, बताओ। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये आ जाएगा 6000, ठीक है। तो टोटल लोग जो निकल कर आ रहे हैं वो कितने हो जाएंगे भैया, जो टोटल लोग आ जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 8550, ठीक है। 8550 लोग आए हैं, और कितने दिनों में आए हैं भैया, वो आए हैं भैया 30 दिनों में। तो प्रत्येक दिन का जो औसत हो जाएगा वो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 अट्ठे 24, ठीक, 3 पंजे 15। तो कितना आ जाएगा जी, 285 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 285 आ गया इसका आंसर, और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है जी। समझ में आ रही है आप सभी के बातें या नहीं आ रही, बताइए, समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई होंगी आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक चर c जोड़ा जाता है तो उनके औसत 22 हो जाता है, तो तदनुसार c का मान कितना है। तो आप मुझे बताओ भाई, अगर मान लो औसत में ही जो वृद्धि हुई है, ठीक है, जैसे औसत में मान लो 4 की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्या में 4 4 तो जुड़ ही रहा है, चाहे वो आप एक ही संख्या में इतनी वैल्यू जोड़ दो, ठीक है। पर अगर सारी संख्याओं पे वो बटेगा तो कितना बटेगा, वो 4 4 बटेगा। तो आप समझो, पहले अगर मैं इसका थोड़ा बेसिक तरीका बताऊं तो आप समझो, 4 प्रेक्षणों का औसत कितना है भैया, 20 है। ये हो गया इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये 80 आ गया उनका योग निकल कर, ठीक है। औसत गुणा संख्या करेंगे तो भैया क्या निकल कर आएगा, संख्या होगा योग आ जाएगा, 80 योग आ गया उनका, ठीक है। यदि उसमें c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत कितना हो जाता भैया, 22 हो जाता। तो आप सब जानते हैं भैया कि भैया हमने संख्या नहीं बढ़ाई है, हमने संख्याओं के अंदर उनकी वैल्यू बढ़ाई है। जैसे आप मान लो, ठीक है, आपके पास 4 आदमी हैं, ठीक है, और सबकी थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ जाए तो भैया इनकम बढ़ रही है, लोग नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन है, कितना आ जाएगा भाई, 88 आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ कितने का अंतर आया, 8 का। ये 8 बढ़ा है कितने लोगों पर, 4 लोगों पर। तो भैया 1 पर कितना बढ़ा, 2 की वृद्धि होगी, 2 ही क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखो भैया, ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, आवश्यकता किसकी है, आप समझो पहले औसत 20 था, बाद में कितना हो गया भैया, यहां से सीधा ये 22 हो गया, ठीक है। तो कितने की वृद्धि देखने के लिए मिली आपको, 2 की वृद्धि देखने के लिए मिली है। तो 2 ही प्रत्येक में चर जोड़ा गया है, ठीक है। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से, बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 4 क्रमित सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो भैया, मैंने अभी इसी तरह का क्वेश्चन करवाया आपको। 9, 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे, क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी भैया, 12 हो जाएगी, पीछे 8 हो जाएगी और 6 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो भैया सबसे बड़ी संख्या 12 हो जाएगी, ठीक है। 12 ही ऑप्शन ए आ जाएगा निकल कर, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है आप सभी के या नहीं आ रहा, बताओ, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत बताओ। तो 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत बताना है, तो भैया हमें कौन से गुणज देखने हैं? विषम वाले देखने हैं। तो भैया देखो, आप मुझे बताओ, 3 के पहले 5 विषम गुणज हो जाएंगे 3, उसके बाद भैया 9, उसके बाद भैया 15, उसके बाद भैया कितने हो जाएंगे जी? 21 हो जाएंगे, उसके बाद 27। यही तो हो जाएंगे विषम गुणज। देखो सबका अंतर 6-6 का है कि नहीं? 6-6 का अंतर। तो भैया ऐसी कंडीशन में आधे इधर से कट कर दो, आधे इधर से कर दो, बीच वाला ही क्या हो जाता? उत्तर हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी? क्या नहीं आया बताओ? अच्छे तरीके से आ रहा होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में है। तो भैया 30 लड़के हैं टोटल, 30 का औसत भार कितना है? 60 किलोग्राम। तो इनका भैया योग कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 1800। ठीक है, बाकी जो बचे हुए 10 हैं उनका औसत भार कितना है? 56 है जी। कितना आ जाएगा? 510 निकल कर आ जाएगा। जोड़ दो भैया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 2360 निकल कर आ गया। कितने बच्चों का? 40 बच्चों का। तो 2360 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 40। 4 से 4, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 निम 36। ठीक है, तो भैया कितना आ जाएगा? ये 59 निकल कर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा जी। ठीक है, समझ में आ रही है ना आप सभी के बातें? बताइए, अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। उसने तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीसरे टेस्ट में उसके औसत रन 230 हो जाएं? तो बताओ, अब बताओ आप इसे कैसे करोगे? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने अब सिखाए हैं जो मेथड उन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, अब बस बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? बताओ भाई। बताओ जी, क्या हो जाएगा आंसर? हो चुका है आपका। चलो देखो, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीसरे टेस्ट में उसे औसत रन 230 हो जाएं? तो पहले टेस्ट में भैया 180 बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 बनाए। ठीक है, तीसरे टेस्ट में उसने एक्स रन बना लिया, हमने थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लिया। ठीक है, डिवाइड बाय भैया किससे कर देंगे? 3 से, और कितना आ जाएगा? 230 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 230 निकल कर आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ भैया, अगर मैं इन्हें सबसे पहले ऐड करूंगा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं औसत निकालने का, पहले आप इसे बेसिक तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा जी हमारा, कितना निकल कर आ जाएगा जी? यहां से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स बराबर 690। तो x बराबर आएगा 690 माइनस 438। ठीक है, 438 आ गया। तो भैया यहां से कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 242। ठीक है, 242 ही बच जाएगा, सॉरी 252। हाँ 252 बचेगा भैया, 252। ठीक है, कौन सा आ जाएगा भैया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इतने समझ में आ गया है? नहीं आया? देखो, अब आप थोड़ा सा, अगर मैं इसका एक अलग तरीका बताऊं आपको, तो आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखो भैया, औसत कितना है? 230 है। एक संख्या 180, एक संख्या 258 और एक संख्या हमें नहीं पता, उसे ही तो निकालने के लिए हम इतना सब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, औसत तो भैया 230 ही रहेगा। ओवरऑल तीनों संख्याओं को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 230 है। तो आप मुझे बताओ, ये 230 से कितना कम है? ये भैया 230 से भैया 50 कम है। ये 230 से कितना ज्यादा है? तो भैया ये 28 ज्यादा है जी। ये तो भैया 28 ज्यादा है। ठीक है, तो भैया ओवरऑल संख्याओं के अंदर कितने का अंतर आ गया? यहां से आ गया भैया कितने का? 22 का अंतर निकल कर आ गया। ठीक है, 22 का अंतर आ गया और अंतर क्या हुआ? माइनस। ठीक है, तो भैया 22 कम पड़ रहा है हमें औसत निकालने के लिए। ठीक है, 230। तो भैया आप मुझे बताओ, 22 कौन लेकर आएगा? वो तीसरी संख्या लेकर आएगी अपने साथ, और जब वो लेकर आएगी तो भैया कितना हो जाएगा? 230 प्लस 22। अगर यहाँ पे प्लस का आ जाता तो माइनस कर दो, माइनस का आ जाता तो प्लस कर दो। कितना आ जाएगा? 252 निकल कर आ जाएगा।
ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बताओ आप मुझे कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, बताओ। देखो भाई, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है, तो पहली तीन संख्या हमने मान ली ए, बी और सी। ठीक है, संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है, चौथी संख्या मानी हमने डी। ठीक है, इतनी बात भाई आप सभी को समझ में आ गई होगी, मैं आशा कर रहा हूं सभी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। इतनी बात सभी के समझ में आ गई। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, अगर भैया मैं उन सभी चारों संख्या का औसत निकालूं b प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा 12, 12 चौक 48। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ 48 रख दूं क्या, जी बिल्कुल रख सकता हूं। तो भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है जी, ये तो हो जाएगी भैया 6d। ठीक है, 6d हो जाएगी, तो ये 7d बराबर किसके आ जाएगा, 48 के आ जाएगा। ठीक है, और d बराबर किसके आ जाएगा, 48 डिवाइड बाय 7, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 डिवाइड बाय भैया 7 हो जाएगी। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। देखो भाई, आप जैसे तैयारी कर रहे हो, अब मैं भाई आपको हर बार यही सजेशन देता हूं, आप जब भी चैप्टर खत्म करते हैं तो भाई आप उसका मॉक जरूर लगाएं। ठीक है, उससे आपको ये पता चलता है कि भाई मेरे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो भाई छूट जाते हैं हमारे, ठीक है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, पर जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हम उस तरह के क्वेश्चन बना नहीं पाते, क्योंकि लैंग्वेज क्या हो जाती है, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो भाई जब भी आपका कोई चैप्टर खत्म हो जाए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप मॉक जरूर लगाएं, क्योंकि मॉक लगाने से क्या है भाई, आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो और भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर को खत्म करो, उसका मॉक लगाओ, एनालाइज करो। ठीक है, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उन्हें देखो कौन से छूट गए हैं, क्या वो आपके डाउट के अंदर ही थे, मतलब आपने पहले से पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए, वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, तो भाई मेरा कहना सिर्फ यही रहेगा कि आप कोई भी चैप्टर खत्म करो, तुरंत उसका मॉक लगाओ। ठीक है, फिर आगे अगले चैप्टर की तरफ बढ़ो। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करा है, ठीक है, और परसेंटेज मेरा खत्म हो गया, मैं परसेंटेज की प्रैक्टिस करता रहूं 1 महीने तक, तो भाई मेरी बात मान लेना, मैथ कभी खत्म नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, मैथ बस अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, क्यों अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि एक ही चैप्टर में मास्टरी कर लें। ठीक है, पहले एक बार पूरा मैथ खत्म कर दीजिए, मतलब चैप्टर खत्म करिए, मॉक लगाइए, ठीक है, उसमें कुछ एनालाइज करिए, फिर अगले चैप्टर पे जाइए, ठीक है, उस पर एनालाइज करिए, हफ्ते में एक बार जितना भी पढ़ा है सब पे थोड़ी नजर मार लीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मैथ थोड़ा स्ट्रांग होता चला गया। देखो भाई, मैथ थोड़ा टाइम तो मांगता है, ठीक है, टाइम वाला तो सब्जेक्ट है ही मैथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज ही आपका अच्छा हो जाएगा, भाई नहीं है आपकी कैलकुलेशन अच्छी। ठीक है, मैथ में तो कैलकुलेशन भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो उन सारी चीजों के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और सही तरीके से ही कवर करना पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भैया आप मुझे सिंपल सी बात बता दो, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत कितना है, n स्क्वायर है, तो भैया इनका योग कितना आ जाएगा, mn स्क्वायर आ जाएगा। m स्क्वायर संख्याओं का औसत कितना है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा भैया, m स्क्वायर n आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल संख्या कितनी हो गई जी, टोटल संख्या हो गई हमारी भैया, ये हो गई हमारी m प्लस n, और बराबर यहां से कितना आ जाएगा, mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। ठीक है, अब औसत निकालना है, तो भैया इससे तो डिवाइड करूंगा मैं, डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है भैया, इससे डिवाइड कर दूंगा। तो आप मुझे बता दो भैया कैसे डिवाइड करेंगे, मैं इसके अंदर से कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन आ जाएगा जी, mn कॉमन आ जाएगा, अंदर m प्लस n बच जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा जी, m प्लस n आ जाएगा, ये कट गया पूरा, तो ये आ गया भैया m है।
ठीक है, mn आ गया और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 6 क्रमित सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो भाई मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, अब आप खुद कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैं मान सकता हूं कि भाई अब आपका कोई ऐसे क्वेश्चनों में डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं बिल्कुल सेम ही टाइप के। अब अंतर बताने की बात कर रहा है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का। चलो, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली और बाद की 3 संख्याओं का योग। ठीक है, पहली बाद की 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तदनुसार उनमें सबसे पहली संख्या कितनी है। तो बताओ भैया क्या हो जाएगी सबसे पहली संख्या। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा इसका। करो क्वेश्चन को और आंसर बताते रहा करो भैया कमेंट में क्या आ रहा है आपका आंसर। बताओ हो गया क्या आपका। देखो ये बस 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप समझो। संख्याओं का योग कितना आ जाएगा जी, 60 × 4 कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सॉरी 240। ठीक है, 240 आ गया। तो इन्होंने कहा है संख्याओं में बाद की तीनों संख्याओं का योग का 1/4 है। 4 संख्याओं में पहली बाद की 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो भैया पहली जो है बाद की 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। और पहली वाली संख्या का योग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे जी, 5 यूनिट बराबर किसके आ जाएंगी, 240 के आ जाएंगी। 1 यूनिट की वैल्यू जी भैया ये आ जाएगी 48। तो भैया किसकी वैल्यू बतानी है हमें, पहली संख्या की। तो पहली संख्या की वैल्यू भैया 48 ही आ जाएगी। 48 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के। क्या कह रहा है कि पहली संख्या बाद की 3 संख्याओं के योग की 1/4 है। तो पहली संख्या 1 है और बाद की तीनों संख्या कितनी है, 4 है। और दोनों को मिलाकर चारों संख्या बन गई। तो 5 यूनिट बराबर किसके आ गया, 240 के आ गया। 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, 48 के। और टोटल 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पहली संख्या तो यही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो भैया x संख्याओं का औसत y है, ठीक है, और y संख्याओं का औसत x है। टोटल x + y संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो बता दो भैया क्या हो जाएगा। ठीक है, तो भैया मैं मान सकता हूं यहां से ये कितना आ जाएगा, 2xy आ जाएगा अपॉन में x + y आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा जी। कौन सा उत्तर हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के या नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। पहली संख्या है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ भैया, हमारे पास 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। तो हम रिवर्स में लेकर चलते हैं। सबसे पहले तीसरी संख्या ये x मान ली, ठीक है। तीसरी संख्या की दुगनी है दूसरी संख्या, ये हो गई भैया 2x, ठीक है। और पहली संख्या दूसरी संख्या की भी दुगनी है, तो ये हो गई भैया 4x। तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा जी, 7x आ गया। 7x बराबर किसके हो जाएगा जी, ये हो जाएगा इन दोनों के मल्टीपल के। ठीक है, तो 7 यूनिट बराबर आ जाएगा 3 × 154। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 तिया 66। तो x की वैल्यू आ गई भैया 66। क्या पूछ रहा है, पहली संख्या ज्ञात करो। तो भैया पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4 × 66। ठीक है, यही क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। और पहली संख्या भैया कितनी निकल कर आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी भैया 264 निकल कर। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी के बातें। ठीक है, कंडीशन कैसे बनानी है, जो संख्याओं का रिलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है आपको किस तरह की कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। ठीक है, जो पहली संख्या है वो दूसरी की तो दुगनी है और तीसरी की आधी है। ठीक है, यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 156 है तो वह
क्रमिक संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं, ठीक है। तो बताओ भैया, देखो वैसे तो ये ऑप्शन से भी हो सकता है, ठीक है, पर फिर भी आप बताओ कैसे हो जाएगा। देखो पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या भैया दूसरी की दुगनी है, तो भैया देखो दूसरी की दुगनी इसमें नहीं हो रही, ठीक है, इसमें भैया हो रही है, इसमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी नहीं हो रही, इसमें हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तथा तीसरी की आधी है, ठीक है, तीसरी की आधी है भैया, तीसरी की आधी कौन सा में हो जाएगी, क्या तीसरी की आधी इसमें हो रही है, नहीं हो रही जी, एक ही ऑप्शन बनना है, ये वाला बन रहा है, कौन सा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के, नहीं आया, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट करेंगे तो भैया वही कंडीशन है, आप संख्या मान लो, ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कह दिया है कि भैया जो तीसरी पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है, तीसरी वाली को ही 4x मान लो, ठीक है, इसकी आधी कितनी हो जाएगी जी 2x हो जाएगी, और इसकी दुगनी है तो भैया ये x हो जाएगी, ठीक है। संख्याओं का योग कितना आ जाएगा जी, ये 7x आ जाएगा, और ये 7x बराबर किसके होगा, 56 गुना 3 के हो जाएगा, 7 8 56 8 3 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई जी, ठीक है। संख्या निकाल लो, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, ठीक है, 24 चौका 96, यही क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा, और कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के, बताइए अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या, तो भैया आप मुझे बता दो, 7 संख्याओं का औसत 8 है, 8 सत्ते 56, यदि एक संख्या और जोड़ दी जाए तो संख्या 8 हो गई, औसत 9 हो गया, 8 ने 72, ठीक है, तो 72 हो गया। अब भैया कितना जोड़ा गया है इसके अंदर, बताओ कितना जोड़ा जा रहा है भैया, इसके अंदर जोड़ा जा रहा है ये 18, ठीक है, सॉरी 16 जोड़ा जा रहा है, तो 16 क्या हो जाएगा भैया, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं आप सभी के, बताइए समझ में आ रहे होंगे भाई अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसमें 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी, तदनुसार उसका नया औसत कितना होगा, ठीक है। तो भैया देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आते हैं पारियों वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको करने के लिए भाई एक तरीका याद करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर मैं आपको एक पहले बेसिक मेथड बताता हूं इसका, ठीक है। बेसिक मेथड क्या है, हमने मान लिया 11 पारियों में उसका x औसत था, ठीक है, तो 11 पारियों में अगर x औसत था तो 11 का रन कितने हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, और टोटल जो रन रेट है भैया 12 पारियों का जो औसत निकल कर आया है वो पहले की वृद्धि में मतलब 5 रन की वृद्धि हो गई भैया, 5 रन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात या नहीं आई। अब बताओ, देखो भैया x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से आ जाएगा 11x प्लस 120 बराबर 12x प्लस 12 पंजे 60, तो इसे इधर लेकर चले जाओ, इसे इधर लेकर चले जाओ, x बराबर कितना आ जाएगा जी 60 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा औसत पूछ रहा है, तदनुसार नया औसत कितना होगा, तो नए औसत में तो वृद्धि हो रही है, पुराना वाला x था, बाद वाला x प्लस 5 मतलब 60 प्लस 5 भैया 65 हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। देखो भैया क्या फॉर्मूला हो जाएगा नया औसत निकालने का, नया औसत बराबर हो जाएगा किसके हो जाएगा भैया, नई पारी में बने रन, पारी में बने रन माइनस पुरानी पारी इनटू औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि, ठीक है, ये हो जाएगा भैया फॉर्मूला। अब देखो अगर नया औसत निकालना है तो देखो पुरानी नई पारी में बने रन कितने 120 माइनस पुरानी पारी कितनी है 11वीं, ठीक है, औसत में वृद्धि 5 रन की, तो 120 माइनस कितना हो जाएगा भैया 55, कितना आ जाएगा ये 65 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर औसत में कमी हो रही है तो भैया यहां पे प्लस कर देना, अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो यहां पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आपको पुरानी नई पारी का निकालना है, ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देना भैया पुरानी पारी की, अगर पुरानी पारी का निकालना है तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देना नई पारी की, बस भैया इतना करना है आपको, इसे याद कर लेना, अच्छे तरीके से नोट कर लो, ठीक है, जो जो मैंने बोला है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम इस तरह के क्वेश्चन और भी करेंगे, ठीक है, आने वाली क्लासेस में। अभी फिलहाल ये देखिए 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार
47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापिका का भार कितना है? तो आप भाई मुझे बस इतनी बात बता दो, अगर 35 छात्र हैं उनके साथ अध्यापिका भी शामिल कर दी जाए तो कितने हो जाएंगे भैया? ये 36 छात्र हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? 36 में कितने की वृद्धि हो रही है? 1/2 की हो रही है जी। तो कितने की वृद्धि हुई जी? वृद्धि हुई है 18 की। पहले कितना था? 47, 47.5 प्लस 18 कर दो, ये आ जाएगा 65.5 और यही क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जो छात्र उसका वजन है वो कितना है? सॉरी, हाँ सही तो है, 65.5, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, जो वृद्धि हो रही है बस उसे देख लो कि नए छात्र कितने जुड़े हैं, तो जितने जुड़े हैं टोटल नंबर रखो, उनमें वृद्धि देखो कितने की हुई? 18 की वृद्धि हुई है। जो पहले औसत था उसमें 18 जोड़ दो, जो नए छात्र आए हैं उसका वजन कितना हो जाएगा? 65.5 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 5 रन कम हो गए। तदनुसार 12वीं इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना है? तो आप मुझे बताओ भैया, 12वीं इनिंग मतलब नई पारी का औसत बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? 90। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा भैया? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रही है? औसत में हो रही है कमी। तो 11 पंजे 55। ठीक है भैया, 55 प्लस कर दिया 145 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भैया, समझ में आ गया? देखो ट्रिक जब काम करती है, जब आप उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लो कि किस तरीके से करना है, तो भाई एक तरीके से अपने दिमाग में और मसल मेमोरी दोनों में सेव कर लेना, ताकि जब भी पेन उठाओ भाई सीधा सॉल्यूशन निकल कर आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तो आप मुझे बताओ, जब भैया पहले हमने 5 व्यक्तियों का औसत भार देखा तो वो 38 किलोग्राम था, तो टोटल कितना आ जाएगा भैया? 190 किलोग्राम। ठीक है, अब उसके बाद हमने नाव का वजन भी ऐड कर दिया, तो एक तरीके से लोग हो गए 6 और औसत कितना हो गया? इतना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 312 हो जाएगा। तो भैया आप मुझे बता दो कितने की वृद्धि हो गई भैया? ये हो गई कितने की? 122 किलोग्राम की, और यही क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर हो जाएगा 122 किलोग्राम की क्या थी? नाव थी। ठीक है, तो भैया आज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्लास लेंगे एवरेज की, उसके अंदर मैं आपको और बहुत सारे टाइप करा दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी वीडियो में खत्म हो जाएं, ताकि हमारा 2-3 वीडियो में ही सारा चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपका एपीजीपी करा दिया जाए, क्योंकि उससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर भाई तैयारी करते रहिए और अपनी मेहनत को ऐसे ही बरकरार रखिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।